नमस्कार साथियों, 7 अक्टूबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है इंटरलिंकिंग लर्निंग प्रोग्राम अर्थात ILLP। ठीक है, इस आज के वीडियो एनालिसिस में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि करंट का बेसिक्स से कैसे कनेक्शन होता है। साथ ही आज के विभिन्न समाचार या अखबार में आए विभिन्न खबरों से हम MCQs कैसे हमारे लिए बन सकते हैं, किस परीक्षा के लिए व्यापम द्वारा आयोजित और CGPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए किस प्रकार के MCQs बन सकते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। और साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे, यह सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारे मेंस के सिलेबस से किस प्रकार से कौन सा न्यूज जुड़ता है और उसमें काम आ सकता है। ठीक है, इस वीडियो से संबंधित जो PDF है वो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। आज से बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है। आप सबको पता है आचार संहिता क्यों? क्योंकि आगामी 6 और 11 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके नतीजे आएंगे 14 तारीख को। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य में भी अभी एक ही राज्य है जहां पे चुनाव होने वाला है, वो है बिहार, जहां 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। आपको एक फैक्ट याद रखना है, 2 चरणों में होगी। 6 व 11 नवंबर को मतदान होंगे, 14 को इसके नतीजे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है पहले चरण में 121, दूसरे चरण में 122। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखिए पहले नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। यहां से आप ये बोल के भाग नहीं सकते कि बिहार का चुनाव है तो हमको क्या करना, नहीं। यह नोटिफिकेशन जारी करता है राज्य का गवर्नर, याद रखना। नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? राज्य का गवर्नर। फिर नामांकन होता है, फिर मतदान और फिर नतीजे आते हैं। ठीक है, वह 3 चीजें जो इस चुनाव में पहली बार दिखेंगी वह क्या क्या है कि हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग होगी। ये शब्द आपको याद रखना है, आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि वेबकास्टिंग क्या होता है। और आपके पेपर 4 जो अप्लाइड साइंस में टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT वाला सेक्शन जो है, वहां भी आपको वेबकास्टिंग के बारे में 2 नंबर पूछा जा सकता है। क्योंकि आप 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसी अप्लाइड साइंस वाले सेक्शन में आपको 8 मार्क्स के अलग अलग टर्मिनोलॉजी शब्दावली को क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे क्या क्या थे, राउटर क्या होते हैं, ठीक है, वेबकैम क्या होते हैं। इस तरह से आपको 8 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको इस वेबकास्टिंग को ध्यान में रखना है क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर वेबकास्टिंग क्या है? इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो सामग्री का सीधा या रिकॉर्ड किया गया प्रसारण है। क्या है वेबकास्टिंग? इंटरनेट पर ऑडियो या वीडियो सामग्री का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट जिसे किसी भी इंटरनेट सक्षम डिवाइस पर देखा जा सकता है। ये शब्द आप याद रखें, किसी भी इंटरनेट सक्षम डिवाइस पर देखा जा सकता है, अर्थात एक आम आदमी से लेकर के कोई भी इसको देख सकता है। इस प्रकार का सुविधा पहली बार देश के किसी चुनाव में दिया जा रहा है। ठीक है, इसे इंटरनेट पर प्रसारण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट पर प्रसारण भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसका उपयोग कॉर्पोरेट संचार, शिक्षा, खेल आयोजनों और व्यक्तिगत कार्यक्रमों जैसे शादियों के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कि शादी के मंडप में या फिर रिसेप्शन के जो स्टेज है उसमें वर और वधू बैठे होते हैं, उसका सीधा प्रसारण एक प्रोजेक्टर में होता है। वैसे ही सेम इस बार के चुनाव में होगा और ये चुनाव में पारदर्शिता लाने, ठीक है, जो भी भ्रष्टाचार के या फिर कुशासन के आरोप लगते हैं उसको दूर करने के लिए इस प्रकार का पहली बार पहल किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, और क्या होगा? मोबाइल जमा कर सकेंगे, मोबाइल अर्थात साथ में नहीं ले जा सकेंगे। और बूथ परिसर में प्री नंबर टोकन सिस्टम होगा। EVM पर पहली बार रंगीन फोटो होने वाले हैं, उम्मीदवारों के नाम भी बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये सब तो होगा ही। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें आखिर हो रही है तो ये संविधान में कहीं लिखा है क्या? तो जी हाँ, संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 168 में है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा, जो 6 राज्यों को छोड़ करके बाकी में विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनेंगी। तो विधानसभा का उल्लेख जिसके लिए चुनाव हो रहा है, इस विधानसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 168 में। ठीक है, फिर यह चुनाव किसके द्वारा करवाया जा रहा है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसका उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 324 में। ठीक है, ये सब आपके MCQs के लिए बताए जा रहे हैं। साथ ही मेंस में पूछता है तो इन फैक्ट के साथ ही आपको अपने उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ किस प्रकार का मताधिकार है? तो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार है, जिसमें 18 वर्ष पूर्ण कर चुके, ठीक है, नागरिकों को मत डालने का अधिकार है। तो उसका उल्लेख है आर्टिकल 326 में।
उसी प्रकार आर्टिकल 329 में है कि किसी भी न्यायालय को चुनाव संबंधी मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकेंगे वो, तो उनको वर्जना है आर्टिकल 329 के तहत। अर्थात इस दौरान चुनाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसको कौन देखेगा, उसको देखेगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर बिहार चुनाव प्रक्रिया जो अभी बिहार में होने वाली है उसमें 17 बदलाव किए गए हैं। ये 17 बदलाव पहली बार अनिवार्य वेबकास्टिंग समेत ये पहल देश भर पहली बार लागू होंगी, देश भर में लागू होने वाली हैं। इन सबको आप पढ़ लेंगे। 3 चीजों को हमने ऊपर पढ़ लिया है, वेबकास्टिंग होने वाला है, मोबाइल जमा होंगे, ठीक है, साथ ही क्या होने वाला है, ये ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर लगाई जाएंगी और ये सारे वहां पे बदलाव की जानकारी आपको दी गई है। ये देखिए भारत में यह पहली बार होने वाला है, तो भारत में चूंकि पहली बार है तो यहाँ पर मैं एक मॉडल ऐसे बना देता हूं ताकि आप इसका अभ्यास कर सकें। ठीक है, भारत में चुनाव सुधार की प्रक्रिया, भारत में चुनाव सुधार की प्रक्रिया, तो आपको टी एनसेशन अर्थात 1992 या फिर भारत जब से स्वतंत्र हुआ चुनाव आयोग अपने अस्तित्व में आया तब से लेकर के आज तक क्या क्या सुधार हुए हैं और क्यों हुए हैं उसके लिए आपको एक यहाँ से कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 2025 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो आ चुका है। अभी लगातार 7, 8, 9 और 10 तारीख को भी लगातार आएंगे। फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में, साहित्य में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है, ये और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में अभी नोबेल पुरस्कार की लगातार घोषणाएं की जाएंगी। पहली घोषणा चिकित्सा के क्षेत्र में, देखिए मैरी रैम्सडेल और साकागुची को चिकित्सा का नोबेल मिला है इस बार का। ठीक है, और कारण क्या था, तो इम्यून सिस्टम कंट्रोल करने वाला जो मास्टर स्विच है उसकी खोज की थी इन्होंने, जो कैंसर, डायबिटीज के इलाज में इनोवेशन हो पा रहे हैं। तो इन्होंने ही जो इम्यून सिस्टम कंट्रोल कैसे होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें आर्टिकल में दिया गया है। और मैं फिर से कहूंगा आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी मिलेंगी, कुछ फैक्ट्स भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी जो 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला उसका नाम याद कर लीजिए। मैरी जो है, ठीक है, एक ट्रिक में बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। एक मैरी नाम की लड़की जो है वो गुची का बैग पकड़ती है। कैसा, किसका बैग पकड़ती है, गुची का। ठीक है, सुने ना गुची अरमानी वाला, तो गुची का बैग पकड़ती हैं, ठीक है, और रैंप पर चलती हैं, रैम्सडेल, ठीक है, रैम्सडेल पर चलती हैं। तो मैरी ब्रंका, ठीक है, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची, 2 यूएस से हैं। और जो साकागुची नाम से भी लग रहा है इस प्रकार के, साकागुची इस प्रकार का जब नाम आता है तो हमको जापान की याद आती है, तो ये जापान से। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे क्या क्या इन्होंने खोज की है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें देखिए लिखे हैं, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कंट्रोल कैसे करता है, फिर एक आता है ऑटो इम्यून सिस्टम। ठीक है, ऑटो इम्यून बीमारी क्या होता है आपको यहाँ पर देखना है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, क्योंकि आपको अब आप पैटर्न भी देख रहे हैं एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स में, व्यापम में, प्रीलिम्स में भी जो है बड़े बड़े कूट में जब प्रश्न आते हैं तो इन्हीं सब कंटेंट को उस कूट में शामिल किया जाता है। ठीक है, इन्हीं सारे कंटेंट को उन कूट में शामिल किया जाता है, तो आपको बेसिक के साथ ही सारे कंटेंट याद रहने चाहिए। ठीक है, और अब थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या उसका, तो मैंने आपके लिए ये कंटेंट लगा दिया है जी, आप इसको पढ़ करके, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बैकग्राउंड क्या है, आप इसको एक बार एक नजर से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या होता है नोबेल की कहानी, ठीक है, कैसे शुरू हुई थी, 1895 में शुरू हुई थी, एक ट्रस्ट बनता है, चयन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या कोई इसके तहत कोई स्व नामांकन, कोई इसके माध्यम से कोई स्व नामांकन नहीं, अर्थात कोई भी व्यक्ति खुद को इस पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं कर सकता है, आप याद रखेंगे। और कुछ है क्या इसमें, हाँ ठीक है, इसकी चयन प्रक्रिया बहुत गोपनीय तरीके से होती है। ठीक है, गोपनीयता क्या है, ये देखिए गोपनीयता के बारे में बताया गया है। ठीक है, शांति का पुरस्कार इसमें अपवाद है, कैसे है। ठीक है, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को 3 चीजें मिलती हैं, क्या क्या मिलता है आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, सारे फैक्ट्स आपके लिए यहीं पर डाल दिए गए हैं, आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस एक चीज यहाँ पर गौर करेंगे कि भारत या भारतीय मूल के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले दिग्गज कौन कौन से हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, कब मिला था, 1913 में। सीवी रमन को मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना को मिलता है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। यहाँ से एक फैक्ट और बनता है क्या, कि स्वतंत्र भारत में या आजाद भारत में सर्वप्रथम किसको नोबेल मिला था आजाद भारत में, तो वो थे हरगोविंद खुराना जी, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर मदर टेरेसा को मरणोपरांत शांति के क्षेत्र में 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में।
अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, और वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में, और अभी आखिरी बार मिला था अभिजीत बनर्जी को, जो भारतीय मूल के हैं, उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 को। तो आपको याद रखना सबसे पहले किसको मिला, आजाद भारत में किसको मिला, ठीक है, और अंतिम बार किसको मिला था, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में मिला है। तो अर्थशास्त्र में 2, देखिए आप अर्थशास्त्र में 2 है, भौतिकी में भी 2 है, अर्थात भौतिकी में भी 2 बार मिला है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को 2 बार क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, यह जो खोज है, ठीक है, वह सिर्फ विजेताओं का सम्मान नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि वे भी मानवता की भलाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। इसीलिए 1 सदी से भी अधिक समय के बाद नोबेल आज भी दुनिया का सबसे खास और प्रतिष्ठित सम्मान बना हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ भी आता है तो आपके लिखने के लिए या एमसीक्यूज में किसी भी प्रकार के आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए कंटेंट आपके लिए हितकर साबित होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए इसमें फिर से वही, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ क्या है, कृषि प्रधान देश है जी। ठीक है, तो कृषि प्रधान देश प्रदेश है, और कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ के जो धान जो भी फसल उगाए जाते हैं उसमें यदि उस पर प्रकोप आता है, चाहे वो कीट का हो, मौसम का हो, या फिर किसी अन्य प्रकार के प्रकोप, या फिर उसमें समस्याएं आती हो, तो उसका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक ही हो जाता है, न केवल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये वैज्ञानिक हैं, कीट वैज्ञानिक हैं, धमतरी से हैं, डॉक्टर शक्ति वर्मा जी। इनका कहना है कि धान के प्रमाणित बीज ही बोएं, गेहूं, चने 3 और मक्का, सरसों के बीज 2 साल बाद बदल दें। जो भी आप गेहूं, चने के बीज उपयोग करते हैं उसको 3 साल बाद बदल दें, और मक्का, सरसों के बीज को 2 साल के बाद बदल दें। ठीक है, क्योंकि एक ही किस्म के बीज बोने से उनकी उत्पादकता घट जाती है, और न केवल उत्पादकता बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक व अंकुरण क्षमता भी घट जाती है। तो आप देख लिए यहाँ पे आपको कैसे न केवल फसल चक्रण को अपनाना है, बल्कि साथ ही साथ आपको जो बीज इस्तेमाल करते हैं उनको भी आपको बदलना होगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों को पढ़ना है। देखिए, खेती में बीज की किस्में और फसलें प्रायः संबंधित क्षेत्र के मौसम, मिट्टी की उर्वरता, जलवायु आदि के अनुसार चयनित होती है। जलवायु परिवर्तन, वर्षा मॉडल बदलने, तापमान में घट बढ़ जैसी परिस्थितियों के चलते यदि पर्यावरण बदलता है तो पुरानी किस्म उतनी अनुकूल नहीं रहती है। इसीलिए नई जलवायु के लिहाज से नई किस्म ज्यादा उपयोगी साबित होती है। अर्थात जलवायु सह अर्थात क्लाइमेट रिजिलियंट आपको बीजों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको जो यहाँ बताने वाला हूँ वो आपके प्रीलिम्स या फिर व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम्स में एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है। देखिए, गेहूं में कौन सा रोग हो सकता है जी, करनाल बंट रोग से दाने काले हो जाते हैं। करनाल बंट रोग आपको याद रखना है, ठीक है, और बदबूदार हो जाते हैं। साथ ही रस्ट रोग में पत्तियों, तनों और बालियों पर पीले काले धब्बे बनते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये ठीक है, इसी को बोलते हैं रस्ट रोग। आपको याद रखना, क्या बोलते हैं इसी को, रस्ट डिसीज। ठीक है, रस्ट डिसीज। और साथ ही स्मट रोग में दाने नहीं बनते। अब स्मट रोग किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मट रोग। देखे होंगे आप पत्तियों में, आप आपके घरों में, आप यदि गांव से आते हैं या फिर कहीं खेती किसानी से जुड़े होंगे तो पत्तियों में इस प्रकार के पीलेदार झुलसने लगते हैं, स्मट रोग है ना। तो इसको बोलते हैं स्मट रोग। से ऐसे हो जाते हैं पत्ते, इससे उत्पादकता घट जाती है। और रस्ट रोग से ये गेहूं का पत्ता है जिसमें देखिए इस प्रकार से दानेदार काले धब्बे बनते हैं। ठीक है, काली धूल जैसे बीजाणु दिखते हैं। तो फसल को बचाना कैसे है, तो देखिए, आप यदि आपके अप्लाइड साइंस पेपर 4 मीन्स की बात कर रहा हूं, उसका सिलेबस आप जाकर के देखेंगे तो आपको कृषि फसल विज्ञान और कीट से या रोगों से नियंत्रण कैसे करें उसके बारे में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये कंटेंट उपयोग करेंगे। चने में उकठा विल्ट रोग होता है। ठीक है, क्या रोग होता है, विल्ट रोग। ठीक है, जड़ गलने लगता है, पीला मोजक जैसी बीमारी फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, फसल को कैसे बचाना है, इस प्रकार से आपको फसल को बचाना है। फसल बचाने के आपको उपचार यहाँ पे दे दिए गए हैं। फफूंदनाशी जैसे ये सब चीजें ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना है। गर्मी में गहरी जुताई करके छोड़ देना है, फसल अवशेषों को जला देना है। ठीक है, तो ये सारे आपके फसल रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण से संबंधित आपके इलाज यहाँ दिए गए हैं। आपको किसी भी अदर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर अलग अलग फसलों की किस्मों के नाम दिए गए हैं जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है। देखिए, धान का
छत्तीसगढ़ देवभोग, राजेश्वरी, महामाया। आप या एक इसको पढ़ते जाएंगे क्योंकि पूछा गया एग्जाम से, आप प्रीवियस ईयर के जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्में धान की है, गेहूं की है, या चना या फिर अदर क्रॉप्स की है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ धान के कौन कौन से हैं जी? क्या है? छत्तीसगढ़ देवभोग, राजेश्वरी, महामाया, छत्तीसगढ़ सादा, राजेश्री शामिल है। ठीक है, जो उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अच्छी गुणवत्ता वाली उपज देते हैं। गेहूं के कौन कौन से किस्म हमारे यहाँ है? तो रतनपुर से पड़ा है, अरपा, छत्तीसगढ़ गेहूं 2, कनिष्का, छत्तीसगढ़ हंसा गेहूं, ये गेहूं की क्या है किस्में हैं। अरहर का कौन कौन से किस्म हमारे यहाँ? राजीव लोचन, छत्तीसगढ़ अरहर 1, अरहर 2। चना का कौन कौन से हमारे यहाँ? वैभव, इंदिरा चना 1, RVG 202, RVG 203। तिवड़ा का कौन कौन सा है? प्रतिम, महातिवड़ा। और उड़द का कौन सा है? इंदिरा उड़द प्रथम। हल्दी का छत्तीसगढ़ हल्दी 1, हल्दी 2 और हल्दी 3। तो इन सारे किस्मों को आपको याद रखना है, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत कम जगह होंगे जो इस प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, कैसे पहचाने बीज असली है नकली, ये सब के बारे में दिया गया, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था समन्वित कृषि के बारे में। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर आप PDF के माध्यम से या फिर आप वीडियो के माध्यम से उसको देख सकते हैं। तो समन्वित कृषि में हमने क्या पढ़ा था? फसल उत्पादन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मछली पालन, बतख पालन। तो जब आप समन्वित कृषि करेंगे और उसमें पशुपालन करेंगे, ठीक है, तो पशुपालन में पशुओं को जो एक प्रमुख बीमारी होती है लंपी वायरस के माध्यम से, लंपी डिसीज। ठीक है, ये लंपी गौवंश में होने वाली बीमारी की पहचान कैसे करें, इसका प्रभाव क्या होता है, उपचार और नियंत्रण क्या हो सकता है। तो जब भी आपको या फिर सतत कृषि के बारे में निबंध पूछा जा सकता है, आप इसके लिए रेडी रहिएगा ना। आपको निबंध यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मॉडल निबंध, कि आपको कभी भी सतत कृषि या धारणी कृषि के बारे में पूछा जाएगा तो धारणी कृषि का एक अंग होता है समन्वित कृषि। ठीक है, और समन्वित कृषि में ही शामिल है क्या? पशुपालन। और पशुपालन के सामने चुनौतियां, खतरे क्या हैं? तो आपको पशुपालन के सामने चुनौतियां, खतरे में इसी को ही लिखना पड़ेगा, लंपी वायरस। ये होता है कैसे, आप एक बार देख लीजिए इसको। इस प्रकार से आप जानवरों में देखेंगे चकत्ते पड़ जाते हैं, ये जानवरों के लिए जानलेवा भी होता है। ठीक है, इस प्रकार के देखिए, ये गाय है, इसके पूरे शरीर में देखिए किस प्रकार धब्बे पड़े हुए हैं, ये लंपी वायरस का प्रभाव है। ठीक है, तो मैंने लंपी स्किन बीमारी है जिसे संक्षेप में LSD कहा जाता है, लंपी स्किन डिसीज। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में गौवंश पशुओं के शरीर में गांठों की बीमारी प्रायः देखी जा सकती है। ठीक है, ये कहां से कैसे आया था? ठीक है, रोग का परिचय क्या है, आप एक बार इस सारे चीजों को पढ़ लीजिएगा। संक्रामक बीमारी है ये प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं मैं, MCQ बेस्ड एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि लंपी किस प्रकार की बीमारी है। तो लंपी एक संक्रामक डिसीज है, संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से गायों में पाया जाता है, मुख्य रूप से गायों में पाया जाता है। यह रोग कैसे हो सकता है? तो मच्छर, मक्खी, जूं या टीक जैसे कीटों द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, अर्थात जूनोटिक डिसीज है। अक्सर बरसात के मौसम में इसका प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो आप इस सब को एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके कहीं भी इस प्रकार का प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो आपको ये कंटेंट लिखने में काम आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हाल ही में बस्तर दशहरा अभी संपन्न नहीं हुआ है। सामान्य रूप से पूरे देश में दशहरा संपन्न हो जाती है, लेकिन इस बार जो हम अक्सर पढ़ते हैं किताबों में, बस्तर दशहरा कितने दिन का आयोजित होता है जी? 75 दिवस का। लेकिन इस बार का बस्तर दशहरा 76 दिनों तक मनाया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, इस बार का बस्तर दशहरा 76 दिनों तक मनाया जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आखिरी में बस्तर दशहरा में बाहर रहने का कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। आपको ये सब पढ़ना है कि बाहर भीतर रहने का होता है, पहले भीतर रहने का कार्यक्रम होता है, फिर बाहर रहने का सिंपल सा मतलब होता है कि बाहर अर्थात लोगों के बीच में सड़कों पर जो रथ की परिक्रमा कराई जाती है, इसको बोलते हैं बाहर रहनी। ठीक है, देखिए अब केवल माता माउली की डोली और माई दंतेश्वरी के छत्र की विदाई का विधान बचा हुआ है, जिसे मंगलवार को पूरा कर लिया जाएगा। और इससे पहले दशहरा में बाहर रहने का विधान पूरा किया गया। ठीक है, तो इस माई दंतेश्वरी के छत्र की विदाई हो जाएगी, फिर मंगलवार को विधान के साथ ही बस्तर दशहरा संपन्न हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, और 2 नंबर 4 नंबर के लिए मत पढ़िएगा। आपके CGPSC मेंस 2024 में बस्तर दशहरा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के ऊपर एक निबंध पूछा जा चुका है, जो पूरे कितने मार्क्स का था? 50 मार्क्स का था। तो आप ये सोचेंगे मैं कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए पढ़ लूंगा, इनसफिशिएंट नहीं। आपको ये सारे चीजें 750 शब्दों में अर्थात निबंध के लायक पढ़ना पड़ता है। देखिए, ठीक है, तो ये बस्तर राज परिवार अभी सदस्य है कमल चंद्र भंजदेव जी। ठीक है, उन्होंने पूरा किया इसको, पूरे विधान किसके बाहर रहने विधान को। तो आपको शुरू से लेकर के जो
लकड़ी काटने के कार्यक्रम होता है पाट यात्रा से लेकर के, जो हरेली के समय से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद काछिंग आदि कार्यक्रम से लेकर के पूरे 9 दिन ओहाड़ी से लेकर के जोगी बिठाई जोगी उठाई, भीतर रहनी बाहर रहनी, मावली प्रभाव, ओहाड़ी और मुरिया दरबार, ये सब सारे सीक्वेंस से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में काल इसको सही सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए करके भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो आपको आए दाएं बाएं जैसे भी करके इसको पढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी वेटलैंड के निर्माण के लिए या वेटलैंड संरक्षण के प्रयास की शुरुआत की गई है, जिसमें सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ रायपुर जिले के खरोरा बंगोली खरोरा में वेटलैंड संरक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। तो उसी से संबंधित क्यों किया जाता है वेटलैंड संरक्षण? क्योंकि मेहमान आते हैं साइबेरिया से पहुंचे दुर्लभ पक्षी, इसी प्रकार के दुर्लभ पक्षी जब आते हैं तो उसको वेटलैंड संरक्षण का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये न्यूज थोड़ा सा हटके क्यों है? कोरिया के मेहमान हैं साइबेरिया से पहुंचे दुर्लभ पक्षी। कैसे कोरिया के मेहमान हैं? कोरिया के ही क्यों हैं? तो आपको पता होना चाहिए कोरिया में क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और आसपास बांध वाले इलाकों में दुर्लभ पक्षी देखे जा रहे हैं। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, इस प्रकार के दुर्लभ पक्षियों को क्या कर रहा है, सूट करता है, उनको क्या करता है, उनको जीने का जगह प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर आके रुकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बर्ड वॉचिंग और इको टूरिज्म की भरपूर संभावनाओं को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। क्योंकि आप 2023 और 2022 में जाकर के देखेंगे तो आपको निबंध पूछा गया है, छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं, कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की संभावना है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था निबंध में ना, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की विकास की संभावना है। तो पर्यटन एक होता है, इको टूरिज्म भी होता है, इसी की तो बात कर रहा है ये, इको टूरिज्म की भरपूर संभावना है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कंटेंट कहां से लेना होता है, इन्हीं सारे कंटेंट को लिखना पड़ता है। देखिए लिखा है इन्होंने कि कोरिया जिला जैव विविधता की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह की पक्षी गतिविधि दिख रही है वह न केवल पर्यावरणीय संतुलन का संकेत है, बल्कि यह क्षेत्र बर्ड वॉचिंग और इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं से भी भरपूर है। और जब किसी क्षेत्र में टूरिज्म का विकास होता है तो न केवल रोजगार के साधन बढ़ते हैं, बल्कि उसका नाम जो है, उस क्षेत्र का नाम विश्व स्तर पर विख्यात होता है, जिसके कारण वहां का विकास तेजी से होता है, ठीक है। ये सब सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो कौन कौन से पक्षी आते हैं आ रहे हैं वहां पर, आप एक नजर इसमें डाल लीजिए। कॉमन हॉक कुकू, ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल्स, टाइगा फ्लाई कैचर, पर्पल सनबर्ड, इंडियन गोल्डन ओरियोल, शिकारा, ब्लैक हेडेड आइवरिस और गोल्ड बिल्ड टर्न, ये सारे पक्षियों के नाम आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि कोरिया में या फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के पक्षियों या कौन कौन से पक्षियों को देखा गया है, तो आपको ये सारे पक्षियों के नाम याद होने चाहिए आपके वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे सारे नाम को, ठीक। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नई दिल्ली गए थे, वहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि नौसेना के नए युद्धपोत छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर हो, ऐसा हमारा आग्रह है। और क्यों ना हो, इसके क्या फायदे होते हैं? इसके फायदे ये होते हैं कि देश के स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके राज्य की पहचान क्या होती है, उजागर होती है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राकृतिक जो प्राचीन नदियों में महानदी और इंद्रावती प्राचीन नदियों, पौराणिक नदियों में जिनका नाम उल्लेख होता है, तो ऐसे नदियों के नाम पर हमारे नौसेना के युद्ध पोतों का नाम रखा जाना चाहिए। देखिए लिखा है ना, महानदी और इंद्रावती। तो इन्होंने इसका आग्रह किया है। अब देखते हैं कि आगे केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ हमको इतना ही जानना था, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। राज्योत्सव होने वाला 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में, उसमें आएंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री साने निमंत्रण को स्वीकारा। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी हमारे राज्योत्सव कार्यक्रम में, जो चूंकि छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अभी हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी कहाँ गए हैं? जर्मनी गए हैं। जर्मनी में फूड एक्सपो में शामिल होने गए हैं। और इस फूड एक्सपो का नाम क्या है? इस फूड एक्सपो का नाम है अनुगा 2025। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, अनुगा 2025 शामिल होने गए हैं, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी खाद्य प्रदर्शनी लगी हुई है, ठीक। तो अब ये इसको याद रखेंगे, जर्मनी में लगा था अनुगा 2025, जो विश्व की सबसे बड़ी खाद्य प्रदर्शनी है। ये हमारे फैक्ट हो गया बेसिक वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। लेकिन अब वहां हमारे राज्य के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी गए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो नई औद्योगिक नीति है
वो उन्होंने स्थानीय संसाधन वैश्विक बाजार, अर्थात हमारे यहाँ स्थानीय संसाधन देखिए, हमारे यहाँ गैर बासमती चावल है, पूरी दुनिया बासमती की कायल है, तो हमारे यहाँ गैर बासमती चावल है जो बासमती को टक्कर दे रही। तो आप वहां आइए और देखिए। और इमली और वनोपज में निवेशकों को दिया न्योता, और किसके तहत दिया जा रहा है ये? औद्योगिक नीति 2024 और 2030 के जो मुख्य बिंदु हैं उसके तहत की। हमारे यहाँ थ्रस्ट सेक्टर, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, एग्री बिजनेस और वनोत्पाद आधारित उद्योग पर जोर दिया उन्होंने। निवेशकों को कहा कि भूमि कर, विद्युत और परिवहन में हमारे यहाँ रियायतें दी जा रही हैं। फूड पार्क और औद्योगिक पार्क के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा रही है। तो आपके लिए छत्तीसगढ़ में निवेश करने का बेहतर अवसर है, आप आकर के उनका लाभ उठाइए, इन्होंने कहा है। तो कोलोन शहर में जर्मनी के फूड एक्सपो, अनुगा फूड एक्सपो, खास क्यों आप इसको देख लेंगे। हमारे यहाँ से कौन गए थे शामिल होने, तो उसको भी आप फैक्ट देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया है। छत्तीसगढ़ नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं वहां जाकर के छत्तीसगढ़ के जो भी यहाँ सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जो संभावना है, उनको विस्तार से बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये खबर को देखिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जब भी हम कुछ एनालिसिस करेंगे उसका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व होने वाला है। ठीक है, अभी ऊपर हमने फसलों को कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीटों के कारण लगते हैं, हमने चर्चा किया। और देखिए ये दूसरे अखबार का है, वो दूसरे अखबार का है, ये दूसरे अखबार का है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहे फॉल्स स्मट रोग का कारक क्या है? फॉल्स स्मट रोग का कारण क्या है? कौन सी चीजें जो इसको वाहक का काम करती है? ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है कवक। ठीक है, तो स्मट रोग के कारक जो है, वाहक जो है कवक है। तो हमने ऊपर जो चर्चा की जितने भी रोग हैं, उस रोग का वाहक कौन कौन से, क्या उसके जीवाणु हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, या कवक है, या प्रोटोजोआ है, आप इन सब की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो फॉल्स स्मट रोग का कारक है कवक, ये उत्तर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की विशेष एजेंसी है जी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की क्या है एक एजेंसी, कौन? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो संगठन है वो WTO के अंतर्गत काम करती है। फिर लेकेनेमैब दवा का इस्तेमाल किस बीमारी के लिए किया जाता है? बताइए। लेकेनेमैब दवा का इस्तेमाल किया जाता है अल्जाइमर रोग को ठीक करने के लिए। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देखिए। जापान की कंजर्वेटिव पार्टी की एक महिला नेता है सानाए ताकाइची, हो सकता है कि जापान की पहली PM बन सके, इसको आने वाले समय हम देखेंगे। इनका नाम आप याद रखेंगे बस, सानाए ताकाइची। ठीक है, PM कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना सेतु, इसका नाम है सेतु, ध्यान रखेंगे। ये केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार की योजना है, PM कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना सेतु। ठीक है, स्किल इनरिचमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन की शुरुआत हुई है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत देश के 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को आधुनिक बनाया जाएगा, और इसके राष्ट्रीय केंद्र लुधियाना, कानपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में होंगे। एक नजर आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय सेना की जो एक विंग है, क्या ही है, BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिगला पास, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि मिगला पास कौन से राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको याद रखना है लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम है मिगला पास। यहाँ उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाई है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क किसने बनाई? BRO ने। कहाँ बनाई? मिगला पास में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से BRO द्वारा। फिर भारत और ब्रिटेन ने एक्सरसाइज कोंकण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास शुरू किया है। कहाँ? यह अभ्यास हार्बर फेज में 5 से 7 अक्टूबर और सी फेज में 8 से 12 अक्टूबर में होगा। भारत की ओर से INS विक्रांत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन हिस्सा ले रही हैं। तो भारत ब्रिटेन ने एक्सरसाइज कोंकण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है और एक्सरसाइज कोंकण कौन कौन से देश के बीच होता है? तो आपको याद रखना भारत और ब्रिटेन के बीच में। कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है मालाबार तट में। ठीक है जी, कहाँ हो रहा है? मालाबार तट में। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला, हमने ऊपर चर्चा कर लिया है किसको इसको मिला है, मैरी ब्रांक और फ्रेड क्या है, राम्सडेल और जापान के साकागुची को। ठीक है, फिर हमने कल चर्चा किया था, अभी आपने खबर पढ़ा ही होगा कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 18 से 20 बच्चों की मौत हो गई, जिसके कारण पूरे देश में कोहराम मच गया है। ठीक है, तो क्यों हुआ? तो हमने पढ़ा कि एक केमिकल होता है जिसका नाम है डाईथाइलिन ग्लाइकॉल, डाईएथिलीन या डाईथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसकी मात्रा होनी चाहिए 0.1% उस कफ सिरप में। लेकिन जो दवा निर्माता कंपनी है वो 48%
इस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण जो जहर का काम किया और जहर के कारण ही बच्चे क्या कर हो गए, काल के गाल में समा गए। ठीक है, तो इस डाईथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या व्यापम के एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान में रखना है। यह डाईथाइलिन ग्लाइकॉल एक पारदर्शी बिना गंध वाला तरल रसायन है। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है। तो एक एक फैक्ट ना, यह पारदर्शी है, बिना गंध वाला है, तरल रसायन है, इसका स्वाद हल्का मीठा होता है, लेकिन यह अत्यंत जहरीला होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कहाँ किया जाता है, तो एंटी फ्रीज में, पेंट में, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स उत्पादों में होता है। दवाओं में इसकी मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी इसे सिरप या अन्य दवाओं में मिलाया जाता है। शरीर में जाने पर यह किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में कई राज्यों में कफ सिरप में डाईथाइलिन, ठीक है, डाईथाइलिन ग्लाइकॉल अधिक होने के कारण उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें और हैं आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। भारत में पहली मालगाड़ी कब चली थी जिसने देश में रेलवे संचालन की शुरुआत की थी, तो ये चली थी कब चली थी जी, 22 दिसंबर 1851 को। कब चली थी, 22 दिसंबर 1851 को चली थी। दूसरा, केरल की यह पारंपरिक नाव दौड़ कौन सी है जो ओणम उत्सव का मुख्य आकर्षण मानी जाती है, तो इसका नाम है वल्लम काली। ठीक है, ओणम उत्सव के तहत कौन से नौका दौड़ होती है वहां पे, वल्लम काली। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, एक और आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अंद्रोथ नौसेना में शामिल, पहले जान लेते हैं आखिर ये अंद्रोथ है क्या। तो अंद्रोथ पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत है। पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत है अंद्रोथ। अब ये अंद्रोथ किसके नाम पर रखा गया है जी, अंडमान के द्वीप के नाम पर अंद्रोथ रखा गया है। एक अंद्रोथ नाम का अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। यह जहाज नौसेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल ने कहा है कि अंद्रोथ नौसेना की बढ़ती शक्ति और देश के जहाज निर्माण उद्योग की प्रगति का सबूत है। आपको हमने बताया था, आपको याद भी होगा कि आत्मनिर्भरता की ओर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हमने इस पर एक निबंध भी डिस्कस किया था। उस आत्मनिर्भरता में यही देखिए, उपकरण स्वदेशी, 80% से ज्यादा उपकरण क्या है, स्वदेशी हैं। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत का परिचय देता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अंद्रोथ, यदि पूछ दिया जाए हाल ही में चर्चा में रहे अंद्रोथ क्या है, यही सिर्फ यही पूछ देगा अंद्रोथ क्या है, तो आपको याद रखना है कि पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत है अंद्रोथ। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, जब भी कहीं युद्ध होता है ना, तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, एक मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं कि हमको लगता है कि पाकिस्तान को चने चबाना चाहिए, इतना मारिए कि पाकिस्तान दोबारा उठ ना पाए, तो ऐसा नहीं है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के में इंटरेस्ट रखते हैं, जानकार हैं, या फिर आप सच्चे तार्किक प्रशासक बनना चाहते हैं, तो किसी भी देश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब फिलिस्तीन इतना कमजोर होने के बावजूद भी इतने दिनों तक टिका हुआ है हमास के माध्यम से, हमास थोड़ा छोटा सा संगठन है, ठीक है, उसको फंडिंग और हथियार सप्लाई कहीं से भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से ज्यादा होगा उसके पास, तो उसके नुकसान देखिए। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, आज 2 साल हो चुके हैं, आज 7 अक्टूबर है। 80% इमारतें, 90% स्कूल तबाह हो चुके हैं, 98.5% खेत उजड़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। ठीक है, 10 साल लगेंगे इस मलबे को हटाने में। किसान जमीन में इतने विस्फोटक हैं जिसे उपजाऊ बनाने में 25 साल लगेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमरा चुका है। नागरिक 90% लोग बेघर, 18,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। भूख से जूझता गाजा का बचपन। तो इस आर्टिकल को लगाने के पीछे या फिर आपको समझाने के पीछे यही कारण है कि जब भी कहीं युद्ध होती है या मानवीय आपदाएं आती हैं, तो उसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम होते हैं जो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी और कई पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं, जिसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने। जब कभी आप देखिएगा रूस और यूक्रेन का युद्ध भी जब रुकेगा, अब वो कब रुकेगा, किस कारण से रुकेगा, ये अभी संभावित, अभी तो अगले 2-4 महीने में कोई संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन जब भी रुकेंगे उसके दूरगामी परिणाम नजर आएंगे। दूरगामी परिणाम किस सेंस में, निगेटिव सेंस में। ठीक है, तो आप हमको जब भी भारत सरकार को डिसीजन लेती है तो उसके थिंक टैंक बैठे होते हैं, और हम एक विकासशील देश है, हमको 2047 तक एक विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड इंडिया बनना है। ठीक है, तो इसलिए भी हमको युद्ध से बचना चाहिए और जितना हो सके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। एक न्यूज यहां पर है कि पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप अमेरिका भेजी जा चुकी है। अब आपके लिए होमवर्क है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में क्या क्या खनिज तत्व शामिल होते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। आपके किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में, व्यापम के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स में शामिल होते हैं। मैं आपको कुछ नाम यहाँ बता देता हूँ। एंटीमनी,
कॉपर कॉन्सेंट्रेट और नियोडिमियम जैसे दुर्लभ तत्व इसमें शामिल है। अब यहाँ पे ठीक है, ये तो हो गया, फैक्ट हो गया। ठीक है, हमने रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होता है ये भी हमने कुछ नाम जान लिए, कुछ नाम आप सर्च करेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना का भी संबंध ठीक ठाक है सीपेक के कारण, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था, यूएस ने चाइना के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, तो बदले में चाइना ने भी काउंटर अटैक किया। तो बाद में नरमी दिखाते हुए यूएस ने उसको क्या किया, उसको वापस लिया। क्यों था ऐसा? क्योंकि चाइना अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड कराता था, जिसके कारण ही चाइना अमेरिका को आंखें दिखा सकता था। तो इसका बाईपास अर्थात दूसरा मार्ग खोजते हुए यूएस ने पाकिस्तान को ढूंढा और पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स अपने देश में सप्लाई करने की शुरुआत की। इसके लिए समझौता हुआ था। अब आप मुझे बताइए, जो चाइना पाकिस्तान को इतना सारा लोन दिया हुआ है, जिसकी गोद में बैठा है पाकिस्तान, और चाइना इस रेयर अर्थ मिनरल्स के दम पर ही यूएस को क्या दिखा रहा था, आंखें दिखा रहा था। अब यूएस चूंकि पाकिस्तान से मिलेगा उसको, तो क्या चाइना के आंखें दिखाने से अमेरिका को प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका परिणाम यह होगा कि चाइना अब पाकिस्तान को परेशान कर सकता है कि हमने तुमको पाला पोसा, हमने तुमको संकट के समय में काम आए, और तुम जाकर के यूएस को रेयर अर्थ मिनरल्स प्रदान कर रहे हो, तो हमारा पैसा वापस दो। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में तकरार हो सकता है, बढ़ जाए। ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ेंगे। झूठे कंटेंट का नया व आसान तरीका बना ओपन एआई का सोरा। ओपन एआई ने एक नया क्या लाया, टेक्नोलॉजी है सोरा। सोरा क्या क्या करता है आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये आर्टिकल लगाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आपको टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रही है, कौन से टेक्नोलॉजी कैसे कैसे उपयोग, उसके सकारात्मक उपयोग और नकारात्मक उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको तकनीक के बारे में पूछा जाए, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में लगातार निबंध में पूछा है, क्या क्या पूछा है, 2023 में जैसे पूछा गया था, 2022 में 5G नेटवर्क और एआई के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और उससे पहले 2020 में आप देखेंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड समस्या समाधान, क्रिप्टो करेंसी 2021 में पूछा गया था। अर्थात टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसके नुकसान क्या हैं और इसको एडॉप्टेशन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज और हमारे देश का कानून क्या कहता है, इन सबको आपको इसके बिहाफ पे रेडी करना है। ठीक है जी, तो आज के वीडियो एनालिसिस में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।